गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में मिल रहे हैं। और आपको यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी पूछा ही नहीं जाएगा। याद रखिएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए आज हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। ठीक है, ये NCERT बुक का है। और जब भी पढ़ो NCERT पढ़ो, जब भी पढ़ो NCERT पढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्योंकि NCERT आपको वह चीज देता है जो दुनिया कुछ नहीं देता। एजुकेशन का मतलब ही रखा है NCERT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग का जो है जनन यानी रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, है ना। कहता क्या है 41 नंबर, 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग उधर देख चुके। कहता है परागकोश में पाए जाते हैं। तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, एकदम याद रखिएगा। फिर कहता है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? यानी स्त्री केसर का जो आधार है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको अंडाशय कहा जाता है। स्त्री केसर के आधार वाला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ठीक है। अब कहता है पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्र भाग को परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्र भाग को परागकोश कहते हैं। एकदम क्लियर। अब कहता है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो आप याद रखिएगा, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ना, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। तो यह होता है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। जो फूल वाला पौधा होगा उसमें, और जो जंतु यानी एनिमल होगा उसमें। क्योंकि यह दोनों में एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। दोनों के युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो आप हमेशा के लिए याद रखना, निषेचन की क्रिया जब भी होगा तो वह पुष्पी पादप में होगा या जंतु में होगा, यानी एनिमल में। जंतु कोई भी होगा तो उसमें यह प्रक्रिया होगा तो होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सबसे छोटा फूल किसका होता है? तो बुल्फिया का जो फूल होता है ना, बुल्फिया का जो फूल होता है ना, यह दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा फूल किसका होता है? बुल्फिया का फूल। बुल्फिया का फूल बहुत छोटा होता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 47, सबसे बड़ा फूल किसका होता है? तो रेफलेसिया का फूल सबसे बड़ा और बुल्फिया का फूल सबसे छोटा। याद रहेगा, बुल्फिया का फूल सबसे छोटा और रेफलेसिया का फूल सबसे बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन करने वाले जीवों के किस अंग में गुणसूत्र की संख्या शेष कोशिकाओं की आधी होती है? तो शुक्राणु और अंडाणु में यह बात आधा हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु में, शुक्राणु पाया जाएगा पुरुष में, अंडाणु पाया जाएगा मादा में। याद रहेगा, शुक्राणु पुरुष में, अंडाणु मादा में, यानी कि महिला में। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बउआ देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया यानी कि लैंगिक जनन जो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, वो केवल और केवल फूलों द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? तो फूलों द्वारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, उसका जो ऊपरी भाग होता है टॉपिक में हम पढ़ा चुके, आप जाकर के उसका वीडियो देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है, मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? तो आप याद रखिएगा, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में मुकुलन विधि द्वारा जनन संपन्न होता है।
चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, दोनों जीव में मुकुलन विधि द्वारा जन्म संपन्न होता है। अब आगे देखिए, कहता है फैलोपियन नलिका में शुक्राणुओं के गति की दर क्या होती है? तो 100 म्यू प्रति मिनट होता है। याद रखिएगा, फैलोपियन नलिका में शुक्राणुओं के गति की दर क्या होती है? 100 म्यू प्रति मिनट का रफ्तार होता है। सोच लीजिए कितना रफ्तार होगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV रे बाबू, इसके लिए स्पेशल एगो बना दिए हम, एड्स जहां से होता है, और ये जनन का ही प्रकोप एड्स है। समझ में आ गया कि नहीं गया? और नियोजित लोगों के साथ, एक से ज्यादा पार्टनर के साथ जब रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की प्रक्रिया, क्या कहते हो उसका, सेक्सुअल रिलेशन, संबंध बनता है ना, तब जाकर के लोगों में एड्स बीमारी आ जाता है। ठीक है, तो HIV का पूरा नाम, इसी से फैलने वाला रोग है एड्स। याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। अब देखो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये दोनों फुल फॉर्म आप याद रखना, क्योंकि दोनों आपसे एग्जाम में पूछेगा। एड्स का जड़ एक से अधिक पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना ही है। यहीं से उत्पत्ति हुआ। भारत में सबसे पहले इसका जो पेशेंट मिला था वो महाराष्ट्र में मिला था। कहाँ मिला था? महाराष्ट्र में मिला था। बिहार में तभी लाखों करोड़ों है, लेकिन यह एक गुप्त रोग है, लोग इसको बताना नहीं चाहते। और आपको पता होना चाहिए यह रोग संक्रामक रोग है, यानी एक को है तो दूसरा को होगा, छुआछूत है। खैर आगे चलिए। अब कहता है मानव मादा जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? यानी कि लड़कियां कब अपने बच्चे को जन्म देने लायक बन जाती है? और यहाँ पे होना नहीं चाहिए, लेकिन बन करके तैयार हो जाता है। तो 10 से 12 वर्ष की जो आयु होता है ना, यहाँ पे यदि लड़कियां अपना चाहे रिलेशन बनाकर तो बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन ये उम्र थोड़ा सा स्टार्टिंग का होता है, खतरनाक उम्र होता है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ यदि रिलेशन बने तो संतान की उत्पत्ति किया जा सकता है। ठीक है, अब क्लियर। अब यहाँ पे सारे चेंजेस, यहाँ से ही चेंजेस दिखता है। लड़कियां के स्तन में उभार का आ जाना, कांख जंग आदि में बालों का आ जाना, ये सब सारे चीज यही से दिखना स्टार्ट हो जाता है। लड़कों में यौवना की आयु कब होता है? तो लड़का में भी यहाँ से क्या हो जाता है? शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। और यहीं पे लड़का में बहुत सारे चेंजेज होता है। मूंछ दाढ़ी का निकल जाना, निकलता है कि नहीं निकलता है? आवाज का मोटा हो जाना, लड़कियां है तो आवाज पतला हो जाना, है कि नहीं? चलिए, तो अब फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्र वाहिका मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शायद यह पाठ आपको बेहतर समझ में आया होगा। यही तक हम लोग का सफर था और हम लोग सारे क्वेश्चन को अब देख लिए। अब एक लाइन है, याद रखिएगा, मेरा जीवन भर लाइन याद रखिएगा। कहता है स्वस्थ शरीर में, क्या कहता है बउआ? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका दिमाग अच्छा खासा डेवलप कर सकता है। शायद आपको यह चैप्टर, यह वीडियो यह बेहतर लगा होगा। आप अपने ग्रुप्स में, आप अपने लोगों के साथ खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम में आप भी टॉपर बनिए, अपने दोस्तों को टॉपर बनाइए और आप अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।